अब बिहार के किसी गांव चलते हैं, सुनिए, और किसी भी फंक्शन में पहुंचते हैं, आज एक टेबल पर 4 व्यक्ति बैठ के भोज खा रहा है, खाना खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कौन किस जाति का है। जो कह रहे थे आप तो मिथिलांचल से परिचित हैं। ब्राह्मण का भोज होता है जब, तो वहां अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक पंक्ति में बैठ के खाना खा सकता है। बिहारी की बात कह रहा हूं मैं। मनुस्मृति और मनुवाद को हमें अपने दिमाग से निकालने की जरूरत नहीं है। ये जिन्होंने बनाया है उनको निकालने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। मंदिर में जहाँ घुसने नहीं दिया जाता हो, जबरदस्ती लोग जाके नहीं घुसता है कि वहां रोका जाता है। जहाँ पे घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता हो, मूंछ रखने पे मार दी जाती हो, आप कह रहे हैं कि हम अनुवाद निकाले मस्जिद से? वर्ल्ड का सबसे घटिया शिक्षा यहाँ का, वर्ल्ड का है, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं। बिहार का कि भारत का? बिहार का कि भारत का? जी, बिहार का कि भारत का? वास्तव में बिहार के में पूरे देश का ही हाल। ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया कि हम गरीबी में बहुत पीछे चले गए हैं, नाइजीरिया के मैंने बराबर आके खड़े हो गए गरीबी में। या दलितों पर जो हिंसा है वो घटा है या बढ़ा है? नहीं, बड़ी है। मैं ऑक्सफैम का रिपोर्ट जो आया है कुछ चिंताजनक है, मैं इसको स्वीकारता हूं। मैं सत्य बोलने के लिए राजनीति में आया हूं। हमने सदन में बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक सरकारी वेतनभोगी अधिकारी और एमएलए एमपी के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, उनका और उनके परिवार का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, तब तक सरकारी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी अस्पतालों के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। और जो राय आपने शिक्षा मंत्री को दी है वही राय बगल, आपने तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत है, वही राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री को वही राय भेजेंगे? क्या कुछ लोगों को बहुत आसान हो गया है कि मनुस्मृति का विरोध करके, ब्राह्मणवाद का विरोध बन करके, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए काम करना बहुत कठिन है। हम काम करने के लिए कहे थे, हम कहे पढ़ाइए सबको, डॉक्टर अंबेडकर को हर स्तर पर पढ़ाइए, महात्मा फुले को पढ़ाइए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज खास विमर्श में हमारे खास मेहमान हैं इंजीनियर ललन कुमार, बीजेपी से एमएलए हैं बिहार विधानसभा, और कई मुद्दों को लेकर, अपने वक्तव्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं। रामचरितमानस का मसला अभी खत्म नहीं हुआ, बिहार में माहौल गर्म है। वहां के शिक्षा मंत्री किताब लेकर विधानसभा में जाते हैं और जब वहां बोलते हैं, कोट करते हैं, तो बहुत सारे बीजेपी के लोग जो है विधानसभा छोड़ के चले जाते हैं। ललन कुमार साहब कई अपने वक्तव्यों को लेकर चर्चा में रहे हैं। बीजेपी में जहां पर सबसे बड़े शहंशाह साहब अपने विरोधियों को दबोचने के लिए हर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, वहां ललन साहब ऑल पार्टी डायलॉग की बात कर रहे हैं। जहां पे आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सारे सार्वजनिक संस्थाएं बेचे जा रहे हैं या गिरवी रखे जा रहे हैं, वहां पे ललन कुमार साहब डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, दलित साहित्य अकेडमी की बात कर रहे हैं, और जो संस्थाएं हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। जहां गोडसे की वीर पूजा हो रही है, वहां पर गोडसे के खिलाफ लगातार ये बोलते रहे हैं। तमाम मसले जरा समझना है, इसलिए हमने आग्रह किया कि अम्बेडकरनामा में आइए, जरा हमारे दोस्तों को भी समझाइए कि आखिर जिस पार्टी में आप काम कर रहे हैं और जिस तरह के वक्तव्य सब दे रहे हैं, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, या गुड मैन इन बैड पार्टी तो नहीं है कहीं? ये तमाम ये मसला समझना है। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ललन जी, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम आपको। जय भीम। चलिए, अब जय भीम तो बहुत मजबूरी हो चुकी है, हर पार्टियों में जय भीम होता है। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं, फ्लोर आपका है। आपका भाषण वही बहुत चर्चा में, क्या था मामला? आप शिक्षा मंत्री को सिलेबस पढ़ा रहे थे। देखिए कि हमने स्पष्ट कहा है कि आप रामचरित मानस की कुछ पंक्तियों को, जो आपत्तिजनक है, जो आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आजाद भारत में
प्रासंगिक नहीं है, उसको उठाकर आप बवाल खड़ा क्यों कर रहे हैं? आप जो लोगों की भावना को आहत कर रहे हैं, समाज में विद्वेष फैल रहा है, उसको रहने दीजिए। हमारे जो संघ प्रमुख है आदरणीय मोहन भागवत जी भी कहते हैं, जो गलत है, जो समाज के मर्यादा के खिलाफ है, जो अप्रासंगिक है, वैसी चीजों को निकालना चाहिए। इसके वो खुद पैरोकार है। अब हम करें, करने के लिए बहुत काम है आपको सदन में, इसी हाउस में। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको बगल में कहा कि बगल के पड़ोसी राज्य से लीजिए, पश्चिम बंगाल से प्रेरणा लीजिए। आप इतना ही चाहते, आपको दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का, आप बौद्धिक विकास चाहते हैं। आप आज शिक्षा मंत्री जी रामचरित पर मानस पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उठने की ताकत उनको कहां से मिली? शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं, उनको जो बौद्धिकता उनके अंदर है, जो उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आई है, पढ़े लिखे इस वजह से। तो आप अपने समाज को पढ़ाइए। पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य है जिसने दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की। आप भी दलित साहित्य अकादमी पढ़ाइए ना, मैंने स्थापना कीजिए, वहां पर दलित साहित्यकारों को रखिए, वो पढ़वाइए अपने समाज के, अपने इस समाज के जो संघर्ष से आगे बढ़े हैं, जो रोल मॉडल है, जो समाज के लिए प्रेरणा, उन लोगों को पढ़ाइए ना। आप सिर्फ ये जो है कि बवाल खड़ा क्यों करते हैं? बवाल खड़ा तो कोई ये नहीं है। और रतन भाई, मैं आपको बता दूं कि आज कुछ लोगों को बहुत आसान हो गया है कि मनुस्मृति का विरोध करके, ब्राह्मणवाद का विरोध बन करके, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए काम करना बहुत कठिन है। हम काम करने के लिए कहे थे, हम कहे पढ़ाइए सबको, डॉक्टर अंबेडकर को हर स्तर पर पढ़ाइए, महात्मा फुले को पढ़ाइए, ज्योतिबा फुले को पढ़ाइए, अपनी ही पार्टी की भागवती देवी को पढ़ाइए, उनके संघर्ष पढ़ाइए, हमारी पार्टी की भागीरथी देवी को पढ़ाइए। कैसी साधारण महिला 5-5 बार मतलब लगातार विधानसभा चुनाव जीत कर आती है, हमारी पार्टी ने भेजा। कैसे वो समाज में काम करती है, एक एक लोगों को, पक्ष के विपक्ष को, एक एक व्यक्ति को नाम से जानती है, वो एक एक बूथ अध्यक्ष को नाम से वो जानती है। आप उनको देखिए, उनका क्या संघर्ष है। बड़े बड़े 30 मार खान आते हैं, एक बार चुनाव तो जीत जाते हैं पार्टी के नाम पर, नेता के नाम पर, दूसरी बार जमानत भी नहीं जमा पाते, जब बचा पाते हैं। तो आप ये सब शॉर्टकट जो है ना, सस्ती लोकप्रियता ठीक नहीं है। आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी पार्टी की भावना के अनुसार काम, बस मैंने ये कहा है और उनको करना चाहिए। आगे कहूंगा भी, अभी इस पर अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी सेशन चल रहा है, हमने संकल्प भी डाला, उन्हें भी उनको जवाब देना है। ललन जी, आपने एग्जाम्पल बंगाल का दिया और जो राय आपने शिक्षा मंत्री को दी है वही राय बगल, आपने तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत है, वही राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री को वही राय भेजेंगे? आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी में ही इंटरनल डेमोक्रेसी, हम अपनी पार्टी में कुछ भी बोल सकते हैं। अपने जो हमारी जो बैठक होती है, चाहे वो कोर कमेटी की बैठक हो, चाहे वो स्टेट वर्किंग की कमेटी की बैठक हो, चाहे हम लोगों का जो विधानमंडल की बैठक हो, हम लोग बैठक में तमाम तरह की बात करते हैं। आपको जानना चाहिए कि पार्टी की जो स्थापना हुई, जो हम लोगों की प्रेरणा स्रोत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपने अंत्योदय का, अंत्योदय समाज के लिए उनकी ये पार्टी का स्थापना ही हुई। वो एकाध मानववाद का सिद्धांत ही उनका रहा है, बात को ये समझिए। और हम लोग हर स्तर पर बात करते हैं, हम लोग हर लेवल पर, हमारे पार्टी में जो सुझाव को पूछा जाता है, मांगा जाता है, बाकी पार्टियों में निर्णय को थोपा जाता है। हम लोग, चूंकि हम बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, हम जहां जिस सदन में रहेंगे उसी सदन में उठाएंगे। हम इस सदन में उठाए, बाकी भी अपनी सरकार को स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जब भी मौका होते है, हम लोग उनको कहते हैं। आपको मैं बता दूं, एक वाकया बता दूं कि अभी हम लोगों की जो क्षेत्रीय बैठक भागलपुर में हुई थी पिछले 12 जनवरी को, और उसमें हमारे बिहार प्रभारी जो है कि आदरणीय विनोद तावरे साहब आए थे, और उन्होंने क्षेत्रीय बैठक में हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया, जान जाइए कि अब आप SC ST समाज में काम करना चाहते हो, ओबीसी समाज में काम करना चाहते हैं, तो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करना पड़ेगा, उनके कामों को याद करना पड़ेगा, उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी, उनके भी सपनों के भारत बनाना पड़ेगा। आप एक तरफ चल करके नहीं कर सकते। हमको सर्वांगीण विकास, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम करते हैं। ये वोट चाहे कोई भी दे, काम सबके लिए होता है।
तो हम लोगों के अंदर इंटरनल भी बैठक होती है जो मैं आपको नहीं बता सकता, हम लोग खुले तौर पे इसकी बात को रखते हैं। अभी हम जवाबदेही बिहार विधानसभा में मुझे मिली है, वहां मैं मजबूती से रख रहा हूं, और आज नहीं, जिस दिन से मैंने प्रवेश किया उस दिन से रख रहा हूं। कलन जी, अभी जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन में है और आप तीखे सवाल उठा रहे हैं। इतिहास कैसे व्याख्या करेगा वो तो खैर आपका विषय नहीं है, वो तो प्रोफेशनल इतिहासकार बात करेंगे कि इतिहास कभी मरता नहीं, जिंदा रहता है, प्रथाएं हर समय प्रबल होती है, लोगों के दिमाग में होती है। ब्राह्मण भी मनुस्मृति नहीं पढ़ा होगा लेकिन उसके दिमाग में ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति जिंदा होगा। बहरहाल, जब जेडीयू आपके साथ थी बीजेपी में, तब क्या यही सवाल आप उस समय उठाते थे? आप समझिए, जब जेडीयू साथ में थे तो मैंने उस समय ये बातें जहां तक आई थी, मैंने सवाल क्या उठाया जानिए, अटेंशन मोशन लाया, गैर सरकारी संकल्प लाया कि आप जो है कि बिहार क्योंकि देश को राह दिखाने वाला रहा है, महात्मा गांधी भी यहाँ से अपने आंदोलन को शुरू किए हैं, तो बिहार सरकार एक कठोर कानून बनाए जिससे कि जितने भी सरकारी वेतन भोगी हैं, चाहे चपरासी हो, अधिकारी हो, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चाहे कोई भी हो, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, अपना अपना परिवार का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने के लिए बाध्य हो। हमने सदन में बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक सरकारी वेतन भोगी अधिकारी और एमएलए, एमपी के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, उनका और उनके परिवार का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, तब तक सरकारी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी अस्पतालों के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब छलावा है, मजबूती से रखा था, सदन की कार्रवाई में है, वहां जो भी एक शब्द भी बोला जाता है वहां नोट होता है, सदन अमर हो जाता है, जैसे आप हिस्ट्री बन जाती, वहां पर है, दखाव उठा करके देखिए, मजबूती के साथ देखिए उसको। ये आप बोलते हैं तो कुछ कार्रवाई भी होती है कि सिर्फ बोलते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आपके थे उस समय पांडे साहब, वो सुनिए ना, सुनिए ना, पांडे साहब थे ना स्वास्थ्य मंत्री जी। उनके घर के सामने जो है ना ठेहुना भर कीचड़ हर समय रहता, वो मैंने देखा है, उनके घर के सामने से गुजरा हूं कई बार। अच्छा, तो जब स्वास्थ्य मंत्री है घर के जी, मैं व्यक्तिगत बात नहीं, मैं उन सब चीजों को मैंने वैचारिक बात करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूँ। उसके बहुत सा कारण, पांडे जी मंत्री नहीं है, वो मैंने पटना नगर निगम में आता है, कई लोग उसके इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि वो चाहे कुछ कर दे, सब सिस्टम है, ये जो संसदीय लोकतंत्र में सबका अपना ये काम करने का तरीका सरकार का अलग है। लेकिन मैं पांडे जी के रीजन का काम में गिना दूं, हमारा भागलपुर कमिश्नरी में 1 लीटर भी मैंने ऑक्सीजन का मैंने कि वहां पर बनाया नहीं जाता था, सब बाहर से होता था। आज पूरी तरह से भागलपुर जिला ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर है, इतना स्टोरेज हमारे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हम बाहर दे सकते हैं। हमारा छोटा सा अनुमंडल कहलगांव, वहां ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। हमारा तिरपैती प्रखंड है, वहां पर जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है, कभी आप अवलोकन करें तो आपको दिखेगा वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ललन पासवान सदन में बोल रहा है, ललन पासवान अम्बेडकर नामा में रतनलाल जी के सामने बैठा है, इसमें मेरी पार्टी का, पांडे जी का भी योगदान, मेरी पार्टी है, तिब्बती की जनता है, और सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसलिए हम उनको कैसे छोड़ सकते, उनके विचारों को कैसे छोड़ सकते, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए तो हम लोग राजनीति में आए हैं, हमें लगा कि हम यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, आज हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज वही है बाबा साहब अम्बेडकर जिस दलित, जिस शोषित की बात करते हैं, आज वही हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय की बात करते हैं, एकात्म मानव की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, आप उसको उठाकर देखें, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा को देखेंगे तो लगेगा कि एक प्रस्तावना है संविधान का, वही आप देखें उसको। 8 साल में ये गरीबी अमीरी खाई बढ़ी है या घटी है, या दलितों पर जो हिंसा है वो घटा है या बढ़ा है? नहीं, बड़ी है। मैं ऑक्सफोम का रिपोर्ट जो आया है कुछ चिंताजनक है, मैं इसको स्वीकारता हूं, मैं सत्य बोलने के लिए राजनीति में आया हूं, जहां भी मेरी अगर कोई कमी होगी उसके कई मैं उसको स्वीकारूंगा। ऑक्सफोम का रिपोर्ट आया कि हम गरीबी में बहुत पीछे चले गए हैं, नाइजीरिया के बराबर आके खड़े हो गए गरीबी में। और मैं बता दूं, शिक्षा का जो हालत है, वर्ल्ड का सबसे घटिया सरकारी शिक्षा व्यवस्था
हमारे यहाँ की, वर्ल्ड का। ये चर्चा नहीं करेंगे हमारे शिक्षा मंत्री जी, इस पर वो बात नहीं करेंगे। अपनी कमी को ढकने के लिए रामचरितमानस उठाएंगे, राजतांत्रिक चीजों को। मैं बताता हूं कि आप बताइए कि वो जिस समय रामचरितमानस लिखी गई, वो युग क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र में कानून क्या था, संविधान क्या होता था? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बाजू में दम था, जिसके तलवार में खनक थी, उसको उसने राज किया। उसको जैसा समझ में आया साहित्य लिखा, जैसा समझ में आया ग्रंथ लिखा, जैसा समझ में आया काव्य लिखा। अब तो लोकतंत्र है, अब कौन लिख रहा है? अब तो डेमोक्रेसी है, अब तो संख्या का खेल है। हाँ, कहते हैं ना, तुलसीदास पर रिसर्च तो पीएचडी तो हो ही रहा है ना। तुलसी क्या कारण है कि तुलसीदास को डिफेंड करने के लिए जितने डिफेंडर हैं सब सवर्ण हैं? नहीं, हम एक अभी चीज रिसर्च बताइए, आप इंजीनियर हैं, लेकिन साहित्य में और इतिहास में शोध तो होता रहता है। शिक्षा मंत्री वहां नहीं बैठे हैं। जो आदमी ये सवाल उठा रहे हैं, मैं उस शिक्षा मंत्री से सवाल करता हूं कि आप जो राजतांत्रिक युग की जो घटनाएं हैं, जो साहित्य है, जो काव्य है, महाकाव्य है, उसका रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? आप तो डेमोक्रेटिक, मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आप मंत्री हैं, आपकी सरकार है, और आप कहते हैं कि मैंने तथा कथित सामाजिक न्याय की सरकार, सामाजिक न्याय दीजिए ना, उठा के देखिए ना। वर्ल्ड का सबसे घटिया शिक्षा यहाँ का, वर्ल्ड का है, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, बिहार का कि इसलिए भारत का? बिहार का कि भारत का? जी, बिहार का कि भारत का? वास्तव में बिहार के, में पूरे देश का ये हाल। हाँ, तो देश का बिहार क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ बिहार और उसमें आज तक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, क्या चल रहा है मेरे से बेहतर। हाँ जी, मैं भी बता दूं, विश्वविद्यालय के मैंने सदन को बताया है, मैंने सदन को ही बताया है, विश्वविद्यालय, जो जितने भी विश्वविद्यालय होते थे वो कभी शोध के संस्थान होते थे, आज परीक्षा लेने के संस्थान सिर्फ रह गए, और उस पर भी समय पर आप परीक्षा फल नहीं दे पाते हैं। यही देश की सारी सरकारी यूनिवर्सिटियों की यही स्थिति है। आप बैठे वहां पर, मैं भी आया हूं, मैं भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का स्टूडेंट हूं, मैंने इंजीनियरिंग वहीं से किया, मैंने देखा है वो चलिए सब चीज। एक दिलचस्प सवाल। राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल हुए और बहुत ही 8 भाषाओं के जानकार थे, और वो समझिए आपके आरएसएस के पितामह में से एक माने जा सकते हैं। उनपे मेरा शोध है, पीएचडी, और उनपे 6 किताबें प्रकाशित हैं। बीजेपी राष्ट्रवादी सरकार है, अभी 8 साल से राष्ट्रवादी मोड में देश है। लेकिन क्या कारण है कि काशी प्रसाद जायसवाल के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी नहीं खुल रहा है? दूसरा कह रहा हूं, मैं आपको बगैर एविडेंस की बात नहीं करता। मैं 2 बार साहित्य अकेडमी पे मैंने प्रपोजल दिया कि काशी प्रसाद जायसवाल पे एक छोटी सी किताब पुस्तिका आनी चाहिए। 3 मूर्ति लाइब्रेरी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया है, काशी प्रसाद जायसवाल पे और काम होना चाहिए। अभी आ रहा हूं, उसका संदर्भ बता दूंगा। 4 साल 5 साल से मेरा प्रमोशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में रुका हुआ है, 5 साल से छुट्टी नहीं मिल रही है, और संजय पासवान साहब बीजेपी के आपके बड़े लीडर भी हैं, आप जानते भी हैं, वो विजिटर नॉमिनी है, वो जानते हैं सब कुछ, वाइस चांसलर सब कुछ जानता है। क्या कारण है कि न काशी प्रसाद जायसवाल पर शोध हो रहा है? जो भी सवाल उठाने वाले लोग, हम आपकी सहमति के लिए नहीं बैठे हैं, लोकशाही ये नहीं है। और ये जानते हुए कि जहां पे फर्जी मार मार के प्रोफेसर बन रहे हैं, लोग किताब लिख लिख के उसको दबाया जा रहा है, और ये नहीं कि अनजान है। क्यों नहीं बीजेपी सरकार राष्ट्रवादी मोड में है, और मैं बीजेपी ब्रांड का राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं अम्बेडकर ब्रांड का आप देख राष्ट्रवादी रहे हूं। हैं, आप देखिए देश में क्या चल रहा है। एक पर्चा, एक आर्टिकल राष्ट्रवादी इतिहासकार पर पिछले 8 साल में छपा हो। मैं बता रहा हूं कि आप बीजेपी, सबसे पहले हमारी पंचनिष्ठा को, शायद आप पढ़े होंगे पाठी की पंचनिष्ठा को, नहीं तो आपसे निवेदन है एक बार पंचनिष्ठा देख लीजिए। कोई हमारा जो सैद्धांतिक अधिष्ठान है, हमारी पंचनिष्ठा है, इसमें कोई व्यक्ति या कोई धर्म या कोई संप्रदाय, कोई वंश, किसी विशेष का कोई अहमियत नहीं है। हमारा एक सिद्धांत उस पर काम करते हैं। आप देखेंगे कि आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो सपना है, तो आज आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देख रहे हैं। आपको आइए बिहार में अटल जी दिखेंगे, अटल पद दिख रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिखेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं।
अब भारत का एकमात्र मैंने ये सदन है बिहार विधानसभा, जहां आज चर्चा हो रही है कॉमन स्कूलिंग की, कॉमन सिलेबस का। आज बिहार में भागीदारी की बात हो रही है। आप देखें कि किस तरह से लोग आज आवाज उठा रहे हैं कि हर चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो साहित्य एकेडमी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी हो, भागीदारी की बात की जा रही है। जब भागीदारी दर्शन जब अस्तित्व में आएगा, लोगों को समझ में आएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, तो आपकी ये चिंता भी दूर हो जाएगी, उनको भी जगह मिलेगा। इसीलिए तो भागीदारी की बात हो रही है। हमने अभी सदन में उठाया है ना, हमने सदन में उठाया है कि जितने भी एकेडेमिया हैं, सब में जो है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के महिलाओं की भागीदारी करें, आधी आबादी की भागीदारी दीजिए, आप वहां पर भागीदारी। इसीलिए मैंने सवाल उठाया ललन भाई, सवाल इसलिए उठाया कि आप भागीदारी की बात कर रहे हैं और ये जब आप लोग भी वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, रामचरितमानस से बाहर निकलेंगे और समाज में ये भागीदारी की बात करेंगे, भागीदारी दर्शन को पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे, तो आपकी जो चिंता है वो चिंता दूर हो जाएगी। ऐसे लोगों को, गुमनाम लोगों को जगह मिलेगा, गुमनाम लोगों को दुनिया जान पाएगी, उनसे सीख पाएगा आने वाला जनरेशन, और तब हमारा जो है ना कि ये निर्माण हो पाएगा। देखिए ललन, मनुस्मृति और मनुवाद को हमें अपने दिमाग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये जिन्होंने बनाया है उनको निकालने की जरूरत है। क्योंकि देखिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, मंदिर में जहाँ घुसने नहीं दिया जाता हो, जबरदस्ती लोग जाके नहीं घुसता है कि वहां रोका जाता है। जहाँ पे घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता हो, मूंछ रखने पे मार दी जाती हो, आप कह रहे हैं कि हम मनुवाद निकाले मस्जिद से? वो तो जो लोग बनाए वो निकाले ना। एक चीज जानिए, जो भी ऐसा कर रहा है, जिसके दिमाग में मनुवादी बातें हैं और वो मनुवादी हरकत करता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। उसके लिए कानून है, पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं होती है ललन भाई। हम लोग सब एनसीआरबी के आंकड़े मौजूद। मोहन भागवत जाके हाथरस में क्यों नहीं धरना पे बैठ जाते? इतने हमला हो रही है, आप कह रहे हैं आप पंच ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्शन में तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। आदर्श, आइडियल बात करना। और मैंने पहले जो सवाल उठाया है उसका संदर्भ ये था कि आपने डाइवर्सिटी की बात की। कितने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, वाइस चांसलर बीजेपी सरकार ने बनवाए हैं? कितने संस्थानों के डायरेक्टर बनवाए हैं? आपकी पार्टी बिहार में भी शासन में भी रही है, केंद्र में भी। तो सिर्फ गोल मोल कहने से बात नहीं बनेगी ना, कंक्रीट में दिखना चाहिए। जस्टिस, डाइवर्सिटी दिखना चाहिए। एक चीज बताइए कि अभी आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मैंने देश के महामहिम कौन है? माननीय राष्ट्रपति। ऐसा है ललन भाई, पहले भी कांग्रेस सरकार में भी महामहिम थे लोग। आप देख लीजिए ना, कितने बाई चांसलर है ये बताइए। बिहार के राज्यपाल है, बिहार के माननीय कितने बाई चांसलर है, कितने? अरे एक आदमी राजा तो कांग्रेस भी बना चुकी है पहले, नियुक्त करने वाला बना दिया हमारी कांग्रेस से ज्यादा आप नहीं बनाए होंगे ना। सुनिए, कांग्रेस ने पहले दलित राष्ट्रपति बनाया KR नारायणन को। हम आंकड़ा देते हैं। हमारी पार्टी, आपकी कितनी चिंता है ना, ये कांग्रेस का ही दिया हुआ है। अरे एक आदमी, हम कहते कितने समरसता तो होगा जब बराबर बैठेंगे, खाना साथ में खाएंगे, मंदिर में घुसने देंगे, अवसर में समानता होगी। सारे संस्थान तो मोदी सरकार बेच रही है। आप आइए, अच्छा आपका एक सवाल का पहले जवाब देते। आप आइए, आप भी बिहार के किसी गांव चलते हैं, सुनिए, और किसी भी फंक्शन में पहुंचते हैं, आज एक टेबल पर 4 व्यक्ति बैठ के भोज खा रहा है, खाना खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कौन किस जाति का है। ट्राई कोट लगा के सुनिए, आप आखिर सत्य है, कैटरर सुनिए, कैटरर टाई कोट लगा करके वो खाना सर्व कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं किस जाति का ये कैटरर है जो हमको खाना दे रहा है। इवन हलवाई जो खाना पका रहा है, हलवाई है क्या कोई और जाति का? बस क्वालिटी से मतलब है लोगों को, जान लीजिए, क्वालिटी से मतलब है। जाति खत्म हो गया, जाति खत्म हो गया। समाज नजदीक आ चुका है, इसमें सहयोग कर सबको करने की जरूरत है। ठीक है, ये सहयोग जाति खत्म, ललन भाई जाति खत्म हो गया है। जाति खत्म हो और भेदभाव खत्म। अच्छा, भेदभाव खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हुआ है। भेदभाव आप देख लीजिए ना, आप आइए समाज जो सामाजिक समारोहों में आइए, देखिए उसमें भेदभाव खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है। आप तो मिथिलांचल से परिचित हैं। ब्राह्मण का भोज होता है जब,
तो वहां अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक पंक्ति में बैठ के खाना खा सकता है। बिहारी की बात कह रहा हूं मैं। हाँ, इतिहास की बात है सब, एक ही में खाता है। अब इतिहास, अब ये वो एक हिस्ट्री बन गई इसको, ये मिथिला में चले जाइए, अगर एक पंक्ति में भोज खाता हुआ आदमी वीडियो बना के मुझे भेज दिएगा। एनीवेज, खैर, ललन भाई एक बात बताइए, अच्छा ये आप कटेगा ना, जो गोड है, से मिलाइए, आप जो ये ऑल पार्टी डायलॉग की बात कर रहे हैं, और जी। आपकी केंद्र में सरकार में, दिल्ली में रहता हूं इसलिए मैं आंख से देख रहा हूं ना, हर बात पे छुई मुई है, आपकी भावना आहत हो जाती है हर बात पे। और विरोधियों के दमन करने के लिए चाहे पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल क्लास हो, हर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल होता है। और आप ऑल पार्टी डायलॉग की बात कर रहे हैं, क्या पार्टी में कोई, आप किसकी वजह से आपको परेशानी तो नहीं है कि आपको छोड़ दिया गया, आप बोलते रहिए, कोई कॉग्निजेंस नहीं लेंगे? बल्कि पार्टी हमें अप्रिशिएट करती है इन सब चीजों के लिए, कि अच्छा। लोगों से जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक हम लोग मिले जुलेंगे नहीं, एक दूसरे से डायलॉग्स नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, बल्कि पार्टी हमें डायलॉग अप्रिशिएट करती है। और कोई सुनिए, ये कोई लुक छुप की मीटिंग नहीं होती है हमारे पार्टी के। अभी जो मैंने बिहार विधान परिषद में किया, वहां पर कार्यक्रम विधानसभा में, हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री थे, हमारे पार्टी के विधायक बैठे थे उसमें, ऑल पार्टी, ऐसा नहीं है। और अप्रिशिएट किया जाता है लोगों को कि हम लोग बात कर रहे हैं, आज आपके साथ बात करें, हमारी पार्टी की बात गई, हम आज आपसे बात नहीं करते तो आप कैसे जाते? मैंने हमारी पार्टी की बात, पार्टी की बात मेरे पास आ गई है, वो काम क्या चल रहा है वो भी मेरे पास आ गया है, और उम्मीद करता हूं कि लोकसभा का टिकट आपको मिले और आपके स्वर लोकसभा में गूंजे। बहरहाल चलते हैं, एक आध और सवाल लेते हैं कि गोडसे पे आपका क्या टेक है? गोडसे को तो बहुत दक्षिणपंथी लोग बहुत आइडियल आदर्श मानते हैं, गांधी की हत्या करने वाले गोडसे, वही, कोई और नहीं। ऐसा तो आज तक हम लोगों को न किसी हमारे निपंच निष्ठा में है, न हमारे किसी कार्यक्रम में है, न बीजेपी के किसी एजेंडा में है। गोडसे को जो उनके गुनाह की सजा देश के न्यायिक व्यवस्था ने उनको दे चुका है, ठीक है, वो उनकी सजा उनकी मिल चुकी है, बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। हमारा एतराज ये है कि जिस महात्मा गांधी का जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए जब वो आमरण अनशन किए थे, बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट का समझौता करना पड़ा। जो उनका वो समझौता के वक्त वो कितने मैंने व्यथित थे, और उस महात्मा गांधी की हत्या से वो खुश कैसे हो सकते? जो राजकमल प्रकाशन की किताब ने ये लिखवाया है उसम पांडे से, अशोक पांडे से, ये हम गोडसे के साथ बाबा साहब को, अम्बेडकर को खड़ा होते हुए नहीं देख सकते, कोई कर नहीं सकता। और जिस मैंने माई भाई अम्बेडकर के लेटर्स का जो उनका वो रेफरेंस वो दे रहे हैं राइटर, उस लेटर को आप ही लोग हमेशा अप्रिशिएट करते रहे। अम्बेडकरवादी उसको गांधी और अम्बेडकर के अच्छे रिश्ते के लिए उसको हमेशा उसको मैंने ये करते रहे, प्रेफरेंस करते रहे, और उसको आधार बना करके। और मैं तो ये कह रहा हूं ना, क्या भाई यहाँ पर मैंने समाजवादियों की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर है, पढ़े लिखे हैं, और आपके नाक के नीचे ये राजकमल प्रकाशन ऐसे ऐसे मैंने किताबें लिखवा रही, बाबा साहब की इमेज को धूमिल कर रहा है, और आप देख रहे हैं हमने संज्ञान में नहीं, उसमें ललन भाई, उसमें बात, उसमें हम कर चुके हैं बात, लंबा डिस्कशन कर चुके हैं। कल को कहेंगे कि आरएसएस और भाजपा वाले ने लिखवा दिया उसको, आप अलग, आप उस पर देखिए ना। अभी इस पर मैंने गैर सरकारी संकल्प भी लाया है, सरकार को जवाब देना है, नहीं देगी सरकार। हाउस में वोटिंग हो गया, मानते हैं हाउस में हम बहुमत में नहीं है, हम हारेंगे वोटिंग में, लेकिन हम वोटिंग तक जाएंगे, और ये महागठबंधन की सरकार को जवाब देना होगा कि आप ये जानबूझकर क्यों करा रहे हैं। ये कहीं आपको नहीं, उसमें मेरा सवाल कुछ अलग था ललन भाई। आजकल बहुत सारे साधु साध्वी लोग जो ना गांधी के एक मूर्ति पुतला बना के उसने ठाई से गोली मारती है, गोडसे का गुणगान करती है। ये दोनों में से अगर चुनना हो तो आप किस तरफ है? किसका? हम दोनों में से किसी को नहीं सुनेंगे। गोडसे और गांधी में से आप गांधी की तरफ रहेंगे या गोडसे की तरफ है? हम गांधी की तरफ है, हमारा पूरा, हमारे गांधी की तरफ ही है, पूरा देश गांधी की तरफ है, संविधान गांधी की तरफ है, हमारे प्रधानमंत्री गांधी की तरफ, सब गांधी की तरफ है। कौन जाएगा? ठीक है, एक आखिरी सवाल,
जो कोर्ट से कन्विक्टेड उसके साथ कौन जाएगा? हाँ? उनकी गुनाह की सजा कोर्ट ने उनको दे चुकी है भाई। अच्छा ललन भाई, एक आखिरी सवाल। जी एक फंड होता है, बड़ा चर्चा में होता है दिल्ली में भी और हर समय, सांसद निधि, विधायक निधि, और तरह तरह के काम होते हैं उसमें। पता नहीं जी। यहाँ 10 करोड़ साल का है या 5 करोड़, मुझे पता नहीं। और विधायक फंड कितना है आप बताएंगे मुझे? 2 करोड़ है बिहार में बिहार में साल का। 3 करोड़ था, इधर शायद बढ़ाया गया अगले अथी से 4 करोड़ हाँ, किया 3 करोड़ है विधायक निधि और सांसद निधि। कई तरह के जन कल्याण की योजनाओं के लिए वो फंड दिया जाता है। आप अपने फंड का इस्तेमाल किस किस तरह के काम के लिए करते हैं? हमको जो क्षेत्र में जाते हैं, अब हम्म। ये फंड मैंने जहां भी, जैसे हमारा, मैंने सदन को भी कहा है कि मैं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी फिर 35 से चुनाव जीत कर आता हूँ, जी और मेरा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए मेरी विशेष जिम्मेवारी तो सबके लिए है। और जी। मैं एकदम आपके सामने बोल रहा हूं कि मेरी विशेष जिम्मेवारी है। तो जहां तक विकास के काम नहीं पहुंचे हैं, जैसे हम्म। कि हमारे टोलों में, गरीबों के टोलों में, वंचितों के टोलों में सड़कें नहीं पहुंची है, वहां सड़क पहुंचा रहे हैं। जहां पर नाला नहीं है, बीमारी फैल रही, वहां नाला पहुंचा रहे हैं। जहां हैंडपंप नहीं, वहां हैंडपंप दे रहे हैं। और अपने की कहावत हुआ करती थी पुराने समय में कि 100 कंगला पर एक बंगला। मतलब कि हम्म। एक गरीबों के एक टोले में किसी थोड़े से आर्थिक संपन्न का किसी का दरवाजा होता था, उसी दरवाजे पर पूरे गांव के लड़के लड़कियों का देखा देखी होता था, शादी ब्याह फाइनल होता, पूरे गांव हम्म। का हित नाता समझी उसी बंगले में ठहरता था आकर के, एक जगह होता था। तो हमने सोचा कि अब तो हम खुद एक बंगला बना देते हैं। तो जहां जहां भी जो लोगों को सामूहिक रूप से बैठने की जगह नहीं है, चाहे वो कम्युनिटी हॉल हो, चौपाल हो, पंडाल हो, विवाह भवन हो, ऐसे ऐसे सब काम हम लोग कर रहे हैं उसको। और इसमें विधायक निधि में क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता। अगर आज हम किसी काम को हम रिकमेंड कर दें तो 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन वही काम हम विभाग से कराने जाए तो लंबा समय लगता है, डीपीआर बनता है, एस्टिमेट बनता है, फिर टेंडर होता है, फिर ठेकेदार काम करता है, फिर उसको एक्सटेंशन लेता है, शायद वो कई बरस लगा दे, तो कई बरस लगा दे। हम्म। तो लगता है दिन देर ये काम करना चाहिए। विभाग से कराएंगे तो लेट हो, विभाग का भी काम मॉनिटर करने का हमें ही अधिकार है। हमारे क्षेत्र में बिहार सरकार का एक एक रुपया कोई भी, चाहे चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे पंचायत समिति, जिला परिषद, कोई अधिकारी भी खर्च करता है, एक एक रुपये की मॉनिटरिंग करने का अधिकार है। अभी बजट सेशन चल रहा है, हम लोग एक एक रुपये का हिसाब सरकार से ले रहे हैं, जी। ठीक है, वो हमको ही है। लेकिन जो लगता है कि वो विभागीय प्रोसेस से काफी समय लग जाएगा, इसको होना जरूरी, वैसे कामों को प्राथमिकता देके करा रहे हैं। और शायद आपको जानकर खुशी होगी कि अभी निकलेगा रिपोर्ट, मीडिया से साथी निकालते हैं हर बार, कि अपने निधि का खर्च करने वाला, सर्वाधिक खर्च करने वाला जिला में मैं सबसे पहला विधायक हूँ। शायद बिहार में भी हूँ पहला वाह। विधायक, मैंने किया अपने समाज में खर्च। चलिए, तो इसमें इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि आपने दलित साहित्य संस्थान और ऐसे संस्थानों में डाइवर्सिटी की बात की। और जब तक दलित लेखक और प्रकाशक अगर नहीं आएंगे सामने, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक बहुत ज्यादा संख्या में इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं होंगे। और जी इसलिए आपको जो फंड मिलता है उसमें एक क्लॉज है जिसमें कि आप किताब खरीद सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो दलित साहित्यकारों से, प्रकाशकों से अगर कुछ किताब खरीदेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनको थोड़ा फंड मिलेगा। वैसे सरकारें खरीदती नहीं दलितों से, तभी हमारी जाके तो एक थोड़ा डाइवर्सिटी आएगा हर जगह पे। जी, कोई हमें लाइब्रेरी किसी बनवाया किताब। जी। हमें हमें तो किसी ने बताया जी। कि आप 15 लाख 20 लाख का किताब खरीदेंगे, कि स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइब्रेरियों में पड़ी रहती, सड़ जाती है, बेकार हो जाता है। तो हम्म। मैंने समझाया, हमारे किसी मित्र ने मुझे इस पर काफी डिस्कशन हुई थी, कि अगर 15 लाख 20 लाख 50 लाख की हम किताब परचेज करते हैं हम्म। और उसको पढ़ करके हम्म। कोई एक भी ललन कुमार पढ़ ले, कोई एक रतन लाल निकल जाए, मेरा 50 लाख सार्थक हो जाएगा। हम डेफिनेटली। के साथ हम खरीद करते हैं और आगे भी खरीद करेंगे। लोगों को भी खरीद करने के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और नहीं इसीलिए वो हम कह रहे हैं दलित साहित्य अकादमी का स्थापना हो बिहार में। इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, और जितने भी महापुरुष हैं हमारे समाज के, सबको उसमें पढ़वाएंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर के लोग बाहर निकलेंगे। सिर्फ
रामायण का, ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का विरोध करके हंगामा खड़ा करके उससे कुछ बहुत सरल है। तो चीप पॉलिटिक्स है, कोई भी कर सकता है। पॉलिटिक्स से बौद्धिक विकास करिए, आपके हाथ में सत्ता है, शासन है, ये है। और आप जो कह रहे थे ना कि रोजगार छिन गया, ये चल गया, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि जो 8 साल से तो आपकी सरकार है केंद्र में। देश को बर्बाद करने वाला को नरसिंहा राव की कांग्रेसी सरकार ने इसको ले आया और ला के फैला करके देश को बर्बाद कर दिया। उसी का ये फैला हुआ जहर आज जो नासुर बन गया है। ये इसके लिए कोई जिम्मेवार है? कांग्रेस जिम्मेवार है, कांग्रेस की नरसिंहा राव सरकार जिम्मेवार है, जिसने उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण ला करके देश को तबाह कर दिया। कांग्रेस तो इस देश पर ठीक, आप ठीक कर रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार में आई तो उस नीतियों को छोड़ देना चाहिए था ना। कांग्रेस की नीति थी, लेकिन वो तो और नहीं, एक मिनट ठहरिए। कांग्रेस नरसिम्हा राव लाया तो बीजेपी जब सरकार में आई तो उस नीति को बंद कर देना चाहिए। तो पूरा अडानी अंबानी को और रॉकेट की रफ्तार से बेच रहा है। एयरपोर्ट, रेल, ये सब कांग्रेस का ही बनाया हुआ था। आप देखिए, वो मामला अलग है, उसको अभी समझना चाहिए। वो मामला अलग है। देखिए है क्या, आपके पूर्वज अगर आपकी विरासत को लुटा दे, बेच के खा जाए, उसको हासिल करने में समय लगता है। इस बात को समझिए। और कांग्रेस, हाँ, तो वो अभी जो बिक रहा है उसको हासिल करने में बहुत समय लगेगा। अभी जो बिक रहा है ट्रेन, रेल सब काम उसका हो रहा है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, ईमानदारी से अगर कोई भी देश का भला चाहता है, समाज का भला चाहता है, तो गलत को गलत कहना सीखे, सही को सही। निजीकरण ठीक है कि खराब है? क्या निजीकरण ठीक है खराब है? वक्त निजीकरण के राह पर खराब है, ढकेल दिया नरसिंहा राव सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। तो मोदी साहब नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू से मोदी साहब तो सब बेच रहे हैं, कांग्रेस का ही बनाया हुआ संस्थान सब था। नहीं, मोदी साहब चार्ट नहीं, ये इस कगार पर पहुंचाने के लिए कांग्रेसी सरकार है। मनमोहन सिंह जी को पूछिए, उनके समय के सब ये सब तैयारी प्लेयर जो है ना, उन्हीं के तैयार किए प्लेयर हैं। चलिए ललन भाई, शुक्रिया। और एक सलाह है कि आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में लाइब्रेरी खोलिए और दलित बैकवर्ड जितने पब्लिशर हैं उनको प्रमोट कीजिए, उनसे कुछ किताबें खरीदिए, ताकि वो जो संघर्ष करते हैं, मैं जानता हूँ, एक जो आपके हिसाब से जाति नहीं है, मेरे हिसाब से जाति है। और जाति ऐसी है कि जाति नहीं है, शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। और एक ही सवाल 2 आदमी से अलग अलग पूछे जाते हैं। कुछ लोग काबिल नहीं भी है तभी मेरिटोरियस कहे जाते हैं, और कुछ लोग काबिल भी हैं तभी उनकी कोई गिनती नहीं होती। बहुत नजदीक से हमने देखा है और उसको देख भी रहा हूँ, कोर्ट से लेकर और तमाम संस्थाओं में वो संघर्ष जारी है। मैं खुद लड़ता रहता हूँ। इसलिए एक सलाह अम्बेडकरनामा की ओर से, किताब थोड़ा सा बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए लोगों को जी। से लेता भी हूँ और वो मैं कर भी रहा हूँ। और साहित्यकारों को, ऐसे साहित्यकारों को हम निजी तौर पर भी काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप मुझे व्यक्तिगत जीवन में भी आप जानते हैं, और मैं वो करता रहूंगा। इसके लिए ना मुझे मेरी पार्टी रोकती है, ना हमारे नेता रोकते हैं, बल्कि हमको अप्रिशिएट भी। शुक्रिया। तो ये इंजीनियर ललन कुमार साहब हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बिहार में बोलते हैं। और हर बात के लिए, जैसे मोदी साहब नेहरू जी कुछ गड़बड़ हो जाए तो नेहरू जी को जिम्मेदार समझाते हैं, उसी तरह बीजेपी में एक नोट्स बना के दे दिया गया है। अच्छा हो तो गप गप खा लेना है, खराब हो तो सब मोदी, ये नेहरू साहब जिम्मेदार है, नरसिम्हा राव जिम्मेदार है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया, थैंक यू।